हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द लर्निंग जोन। आज हम करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बॉडी। ये जो है वो चैप्टर 6 है बायोलॉजी क्लास 10 का। इसके कुछ टॉपिक हमने पहले कवर कर लिए हैं। उम्मीद है आपने उनकी वीडियो देखी होगी। आज जो है वो हम रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ेंगे कि ह्यूमन बॉडी में रेस्पिरेशन कैसे होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो है वो हमारा टॉपिक रहेगा रेस्पिरेशन की डेफिनेशन। रेस्पिरेशन होता क्या है इन फिजियोलॉजी? रेस्पिरेशन इज द मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द आउटसाइड इन्वायरमेंट टू सेल्स विद इन टिश्यूज एंड रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द अपोजिट डायरेक्शन। नॉर्मली हम रेस्पिरेशन किसे कहते हैं? जो प्रोसेस होती है ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर लेके जाना और कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर निकालना, इसकी जो मूवमेंट होती है गैसेस की, उसे ही हम क्या कहते हैं? रेस्पिरेशन कहते हैं। नेक्स्ट, take some freshly prepared lime water in a test tube. Blow air through this lime water. Note how long it takes for the lime water to turn milky. ये एक एक्सपेरिमेंट है, एनसीईआरटी की बुक से लिया गया है। इससे ये प्रूव होता है कि जो हम ब्रीथ आउट करते हैं जो भी गैसेस को, उनमें कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो इसमें हमें नॉर्मली क्या करना है? लाइम वाटर लेना है, फ्रेशली प्रिपेयर्ड होना चाहिए, वो ताज़ा होना चाहिए। उसके बाद उसके अंदर से जो है वो कोई सिरंज या पिचकारी की हेल्प से हमें जो है वो एयर को ब्लो करना है, यानी हमारे अंदर की जो हवा है वो बाहर निकालनी है, उस पानी के अंदर जानी चाहिए वो लाइम वाटर में। ठीक है, कुछ टाइम बाद आप देखोगे कि उसका कलर जो है वो मिल्की हो जाता है, यानी वाइट हो जाता है। इससे ये प्रूव होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड हमारी सांस के अंदर मौजूद थी। ठीक है, जो भी हमने ब्रीथ आउट किया, जो भी हमने सांस को बाहर निकाला, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट थी, क्योंकि लाइम वाटर का कलर मिल्की कौन करता है? कार्बन डाइऑक्साइड करता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में ही उसका कलर चेंज होता है। तो इससे ये प्रूव हो जाता है कि जो भी हम ब्रीथ आउट करते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज होती है। एक बात जो है वो बिल्कुल याद रखनी है आपको कि जब हम ब्रीथ इन करते हैं, जब हम सांस अंदर लेके जाते हैं, तो सिर्फ ऑक्सीजन गैस अंदर लेके नहीं जाते हैं। ठीक है, जो भी मिक्सचर है पूरा एयर गैसेज का, वो सारी गैसेज हमारे अंदर जाएगी जब भी हम सांस लेंगे। लेकिन उसमें से जो यूज होगी वो कौन सी होगी? सिर्फ ऑक्सीजन होगी। बाकी जो नाइट्रोजन है, जितनी हम अंदर लेके गए थे उतनी हम बाहर निकाल देंगे। ठीक है, उसका कोई यूज नहीं होता, सिर्फ ऑक्सीजन का यूज होता है। वैसे जब हम ब्रीथ आउट करते हैं तो बाकी गैसेज, जो अनयूज गैसेज होती है, वो वैसे ही बाहर निकल जाती है। सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज जो है वो बढ़ के बाहर निकलेगी। ठीक है, एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है? 0.03% है, लेकिन जब हम ब्रीथ आउट करते हैं तो 4.4% कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी से निकलती है, यानी 0.03 से बढ़ के, काफी बढ़ के जो है वो गैस बाहर निकलती है। इसलिए कहा जाता है कि ह्यूमन बॉडी या एनिमल बॉडी जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड ब्रीथ आउट करती है। लेकिन जब हम सांस छोड़ते हैं तो सिर्फ अकेली कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर नहीं निकलती है, वो एक मिक्सचर होता है गैसेस का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। द एक्ट और प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग, द इनहेलिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेलिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, the process by which cells use oxygen to break down sugar and obtain energy, respiration। ये respiration की definition है जो स्टार्टिंग में हमने पढ़ी थी, सेम वैसी ही है। इन तीनों में से आप कोई भी डेफिनेशन याद कर सकते हैं रेस्पिरेशन के लिए। पहली डेफिनेशन क्या है? एक्ट और प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग द इनहेलिंग और ऑक्सीजन एंड एक्सहेलिंग कार्बन डाइऑक्साइड, यानी ऑक्सीजन को इनहेल करना, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करना, ये क्या है? रेस्पिरेशन है। और सेकंड क्या है? द प्रोसेस बाय विच सेल यूज ऑक्सीजन, वो प्रोसेस जिसमें सेल जो होती है, हमारी इंटरनल सेल्स जो होती है, वो ऑक्सीजन का यूज करती है। किसके लिए? शुगर के ब्रेक डाउन के लिए और एनर्जी प्राप्त करने के लिए। ठीक है, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। उसे हम क्या कहते हैं? रेस्पिरेशन कहते हैं। नेक्स्ट, ये एक प्रोसेस है, 3 तरह से ब्रेक डाउन होता है। एक होता है फुली अब्सेंस ऑफ
ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन की जहां बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती। ऐसा किस में होता है? ऐसा होता है ईस्ट में, ठीक है। जो ग्लूकोज का 6 कार्बन मॉलिक्यूल होता है C6H12O6, उसका जब ब्रेक डाउन होता है तभी एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। कल डाइजेशन वाले टॉपिक में हमने पढ़ा था कि जो भी हम फूड खाते हैं वो लास्ट में ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। जो 6 कार्बन मॉलिक्यूल होता है उसमें कन्वर्ट हो जाता है कार्बोहाइड्रेट में। उसके बाद जो है वो ग्लूकोज जो है वो कार्बोहाइड्रेट की ही एक सिंपलर फॉर्म होती है, ठीक है। तो उसके बाद वो जो भी ग्लूकोज की फॉर्म है वो किस में मिक्स हो जाती है? ब्लड में मिक्स हो जाती है। विलाई जो होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में, वो उसको मिक्स कर देती है। उसके बाद उसको एनर्जी तभी मिलती है जब ऑक्सीजन आती है बॉडी के अंदर, और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उसका ब्रेक डाउन होता है, ठीक है। तो 3 तरह से ब्रेक डाउन होता है इसका: अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, लेक ऑफ ऑक्सीजन और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एनिमल्स में और ह्यूमन बॉडी में होता है, ठीक है। जिनकी बॉडी बड़ी होती है, कॉम्प्लेक्स होती है और उनको लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ईस्ट सेल्स होती है जो, उनमें अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है। इसमें जो प्रोडक्ट बनते हैं वो एथेनॉल बनता है। एक तो एथेनॉल का फॉर्मूला होता है C2H5OH प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और एनर्जी बनती है, ठीक है। एथेनॉल जो है वो 2 कार्बन मॉलिक्यूल हैं। इसके बाद लेक ऑफ ऑक्सीजन जो हमारी मसल्स के अंदर होता है, ठीक है। इसके अंदर लैक्टिक एसिड बनता है प्लस में एनर्जी बनती है। अब आपने देखा होगा कि अगर आप कई बार जो है वो हैवी जिम कर लेते हैं, हैवी वर्कआउट कर लेते हैं, या आपने काफ़ी दिन से एक्सरसाइज नहीं की और उसके बाद आपने एक दिन जो है वो अच्छी जम के एक्सरसाइज कर ली, तो आपकी पूरी मसल्स के अंदर जो है वो पेन होना स्टार्ट हो जाएगा, आपकी मांसपेशियों में ऐंठन आ जाएगी। तो उसी को हम क्या कहते हैं, वो किस वजह से होता है? वो लैक्टिक एसिड की वजह से होता है। उसमें क्या होता है, अगर हमारी बॉडी जो है वो पूरी तरह से ऑक्सीजन नहीं ले पा रही है, हमारी मसल जो है वो पूरी तरह से ऑक्सीजन नहीं ले पा रही है, तो वो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करेगी, और लैक्टिक एसिड जो होता है वो हमारी मांसपेशियों में जम जाता है, जिसकी वजह से हमारी मांसपेशियों में ऐंठन आ जाती है। हमारी मांसपेशियां जो होती है, मसल्स, वो दर्द करने स्टार्ट कर देती है, ठीक है। उसमें पेन होना स्टार्ट हो जाता है। इसका सॉल्यूशन क्या है? या तो आप गर्म पानी से नहा लीजिए, बिल्कुल गर्म पानी से। इससे क्या होगा, लैक्टिक एसिड जो जमा है वो बिखर जाएगा और उससे आपको आराम मिलेगा। या फिर जो पेन रिमूवर स्प्रे वगैरह होती है, जैसे मूव वगैरह, आयोडेक्स वगैरह जो आती है, आप इनका यूज करके भी इससे निजात पा सकते हैं, ठीक है। ऐसा किस कारण होता है? लेक ऑफ ऑक्सीजन के कारण, यानी ऑक्सीजन की कमी के कारण होता है। लास्ट जो है वो क्या है? प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जो ह्यूमन बॉडी और एनिमल बॉडी में होता है। इसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है जिसको हम ब्रीथ आउट कर देते हैं, जिसको हम सांस के द्वारा बाहर निकाल देते हैं। वाटर बनता है इसके अंदर जो पसीने के रूप में बाहर निकल जाता है। एक्स्ट्रा वाटर जो होता है वो स्वेट के रूप में बाहर निकल जाएगा, और जो यूजफुल पानी है वो बॉडी रीअब्जॉर्ब कर लेगी। और एनर्जी जो होती है उसका हम यूज करते हैं, जो भी एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो जो भी हमारी सेलुलर एक्टिविटी होगी बॉडी में, उसमें वो यूज हो जाएगी। ऐसा किस में होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है सेल का, ठीक है, क्योंकि यहीं से एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। चलिए नेक्स्ट, The energy released during cellular respiration is immediately used to synthesize a molecule called ATP. जो भी एनर्जी रिलीज होती है सेलुलर रेस्पिरेशन में, वो इमीडिएटली यूज्ड हो जाती है एक मॉलिक्यूल को सिंथेसाइज करने में, और उस मॉलिक्यूल का नाम है ATP। ATP की फुल फॉर्म क्या रहेगी? एंडिनोसाइन ट्राईफॉस्फेट, ठीक है, एंडिनोसाइन ट्राईफॉस्फेट, ये क्या रहेगी? ATP की फुल फॉर्म रहेगी, विच इज यूज टू फ्यूल ऑल अदर एक्टिविटीज इन द सेल। ये जो है वो एक तरह से फ्यूलिंग करने का काम करती है, यानी एनर्जी देने का काम करती है जो भी सेलुलर एक्टिविटीज होती है उनके लिए। ATP is broken down, giving rise to a fixed amount of energy which can drive the endothermic reactions taking place in the cell.
सेल के अंदर जो भी एंडोथर्मिक प्रोसेस होती है जिसके अंदर एनर्जी की ज़रूरत होती है उन्हें हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं या प्रोसेस कहते हैं। उन सभी चीज़ों के लिए जो है वो इस एनर्जी का यूज किया जाता है एक सेल के द्वारा, यानी एक कोशिका के द्वारा। ये एक टॉपिक है जो आपके एनसीईआरटी बुक से ही लिया गया है, आपने एनसीईआरटी बुक में ये पढ़ा होगा जरूर। एटीपी इज द एनर्जी करेंसी फॉर मोस्ट सेलुलर प्रोसेस। एटीपी जो है वो एनर्जी करेंसी है मोस्टली सेलुलर प्रोसेस के लिए। द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इज यूज टू मेक एन एटीपी मॉलिक्यूल फ्रॉम एडीपी एन इनऑर्गेनिक फास्फेट। जो एडीपी होता है उसकी फुल फॉर्म होती है एंडिनोसाइन डाइफास्फेट। डाई का मतलब दो, इसमें दो फास्फेट के मॉलिक्यूल होते हैं। इनऑर्गेनिक फास्फेट के साथ मिलके ये क्या बनाते हैं, एटीपी बनाते हैं, यानी एंडिनोसाइन ट्राइफास्फेट बनाते हैं। एंडोथर्मिक प्रोसेस होती है जो भी सेल के अंदर, वो एटीपी से जो एनर्जी बनती है उन्हीं का यूज होता है इसके अंदर। When the terminal phosphate linkage in ATP is broken using water, जब भी ATP के अंदर जो टर्मिनल फॉस्फेट होता है वो उसका ब्रेकडाउन जब होता है, यानी वापस से जब ADP बनता है एंडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, तो एनर्जी जो है वो कितनी रिलीज होती है 30.5 किलो जूल पर मोल। ठीक है, 30.5 किलो जूल पर मोल, इतनी एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। थिंक ऑफ हाउ ए बैटरी कैन प्रोवाइड एनर्जी फॉर मैनी डिफरेंट काइंड ऑफ यूजेज। बैटरी जो है वो जिस तरह से कई सारे कामों के लिए यूज की जाती है, जैसे मैकेनिकल एनर्जी के लिए, लाइट एनर्जी के लिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए और सो ऑन। जैसे बैटरी से हम जो है वो मैकेनिकल एनर्जी कैसे मिलती है, यानी बैटरी से अगर हम मान लो कोई मोटर चला रहे हैं, पंखा चला रहे हैं, तो वो मैकेनिकली रोटेट होता है ना, ठीक है, उसको घुमाने के लिए मैकेनिकल एनर्जी देने के लिए हम बैटरी का यूज करते हैं। इसके अलावा लाइट एनर्जी के लिए करते हैं, रोशनी के लिए, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए भी, जैसे इन्वर्टर होता है ना जो डीसी पावर को एसी में कन्वर्ट करके हम अपने घरों में जो भी ऑपरेटर्स है, इलेक्ट्रिकल ऑपरेटर्स है, उनको चला सकते हैं, उनका यूज कर सकते हैं। तो एक बैटरी का जो है वो कई सारे कामों में यूज किया जाता है। सिमिलरली ATP कैन बी यूज्ड इन द सेल्स फॉर कंट्रैक्शन ऑफ मसल। इसी तरह से ATP के भी बहुत सारे यूज होते हैं सेलुलर प्रोसेस के अंदर, जैसे कंट्रैक्शन ऑफ मसल्स है, प्रोटीन सिंथेसाइज है, कंडक्शन ऑफ नर्व्स इम्पल्सेस एंड मैनी अदर एक्टिविटीज। ये जितने भी काम हैं मांसपेशियां जो काम करती है वो कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से ही करते हैं। कोई भी चीज़ हम उठा सकते हैं या इधर से उधर रख सकते हैं, ये सारा काम मसल्स का होता है। ठीक है, प्रोटीन को सिंथेसाइज करना, इसके अलावा जो नर्व्स इम्पल्स होती है, जो हमारा ब्रेन सिग्नल देता है डिफरेंट ऑर्गन्स को कोई भी काम करने के लिए, ये सारी एक्टिविटीज जो है वो किसके द्वारा होती है, एटीपी से मिली एनर्जी के द्वारा होती है। ठीक है, और ये सारी सेलुलर प्रोसेस है, यानी ये जो सारा काम होता है वो एक सेल के अंदर होता है, और ऐसी ट्रिलियंस ऑफ सेल्स होती है ह्यूमन बॉडी के अंदर। नेक्स्ट, एरोबिक एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन वो होता है जिसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है। ठीक है, और एनारोबिक जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होती है। तो इनमें कुछ डिफरेंस है, एक बार पढ़ लेते हैं। इट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड इट टेक प्लेस इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ओके, इन एरोबिक रेस्पिरेशन कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टेक प्लेस। एरोबिक रेस्पिरेशन में जो ऑक्सीडेशन होता है ग्लूकोज का वो कंप्लीट होता है, जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन में वो कंप्लीटली जो है वो ऑक्सीडाइज नहीं हो पाती, उसमें जो है वो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है। इसमें जो एंड प्रोडक्ट होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर होते हैं एरोबिक में, जबकि एनारोबिक में जो है वो इथाइल अल्कोहल या लैक्टिक एसिड जो है वो प्रोड्यूस होता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस होती है। लॉट ऑफ एनर्जी इज लिबरेटेड। 38 ATP के बराबर जो है वो एनर्जी रिलीज होती है एरोबिक रेस्पिरेशन में, जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन में सिर्फ 2 ATP के बराबर एनर्जी रिलीज होती है। इट अकर्स इन प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स। एरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ होता है, प्लांट्स और एनिमल सेल्स में होता है। और एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है वो बैक्टीरिया और ह्यूमंस बॉडी की मसल सेल्स होती है जो
उनमें होता है। C6H12O6 प्लस O2 यहाँ से मिलके क्या प्रोडक्ट बनते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस H2O और 686 किलो कैलोरी जूल, ठीक है, यानी 686 किलो कैलोरी जूल जो है कैलोरी जो है वो एनर्जी रिलीज होती है। और एनारोबिक रेस्पिरेशन में जो है वो C6H12O6 का जब ब्रेक डाउन होता है तो C2H5OH यानी एथेनॉल है ये, ठीक है, इथाइल अल्कोहल भी बोलते हैं इसको, एथेनॉल भी कहते हैं, अल्कोहल फैमिली का ही एक मेंबर है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस 56 किलो कैलोरी जो है वो एनर्जी रिलीज होती है एनारोबिक रेस्पिरेशन में, ठीक है, यानी एरोबिक रेस्पिरेशन से बहुत कम होती है। ये डायग्राम आपको ध्यान से देखना है। आप ये समझ लीजिए कि हमारे लंग्स और जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है उसमें कौन कौन से पार्ट कहाँ कहाँ होते हैं। नेसल कैविटी होता है जिसके थ्रू हम सांस को अंदर लेके जाते हैं, या ओरल कैविटी होती है, ठीक है। उसके बाद फेनेक्स होता है, ट्रैकिया होता है, जो विंड पाइप होती है ना उसी को बोलते हैं ट्रैकिया, विंड पाइप जो आप देख रहे हैं डायग्राम में, जिससे हमारे दोनों लंग्स लेफ्ट और राइट जो है वो जुड़े हुए होते हैं। राइट जो है वो प्राइमरी ब्रॉन्चियल्स होती है राइट लंग में, और लेफ्ट में जो है वो प्राइमरी ब्रॉन्चियल्स बेस ऑफ लेफ्ट लंग, डायफ्राम जो है वो नीचे का हिस्सा होता है लंग्स के, ठीक है। नेक्स्ट ये एक और डायग्राम है जिसमें थोड़ा सा और डिटेल से बताए गए हैं पार्ट्स को, ठीक है। ब्रॉन्चिस होती है, ब्रॉन्चियल्स होते हैं और एल्वियोली, ठीक है। एल्वियोली क्या होता है, बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे ब्रॉन्चियल्स जो खत्म होती है वहाँ पे एल्वियोली जुड़ी हुई होती है, और एल्वियोली जो है वो मेन जो है वो पार्ट है रेस्पिरेशन सिस्टम का, ठीक है। यहीं से ऑक्सीजन जो है वो उसका एक्सचेंज होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है, एल्वियोली के द्वारा ही। नेक्स्ट द ब्रॉन्चियल्स क्या होते हैं, देखिए द ब्रॉन्चियल्स और ब्रॉन्चियोली आर द स्मॉलर ब्रांचेज ऑफ द ब्रोंकियल airways in the respiratory tract, they delivering air to the gas exchanging unit of the alveoli. Their function are to transport gas and protect the distal lung from inhaled contaminants. ये क्या करती है मेनली, एक तो जो भी हम गैस अंदर लेके जाते हैं उसके साथ जो भी गंदगी है, इम्प्योरिटीज हैं, उनसे हमारे लंग को प्रोटेक्ट करती है, और गैस जो भी गैसेज होती है उनको एल्वियोली तक पहुंचाने का काम होता है, ठीक है। ब्रोंकियल्स होते हैं जो, उनका काम क्या होता है, एल्वियोली तक गैसेज को पहुंचाने का काम करती है ये। नेक्स्ट एल्वियोली क्या होती है, द एल्वियोली आर वेयर द लंग्स एंड द ब्लड एक्सचेंज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग इन एंड ब्रीथिंग आउट। जब भी हम सांस अंदर लेके जाते हैं और सांस को बाहर निकालते हैं उस टाइम ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक्सचेंज होता है वो कहाँ होता है, एल्वियोली में होता है। इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन ब्रीथ्ड इन फ्रॉम द एयर पासिस थ्रू द एल्वियोली एंड इनटू द ब्लड एंड ट्रेवल्स टू द टिश्यूज थ्रू आउट द बॉडी। इसमें ऑक्सीजन जो है वो एल्वियोली के साथ जाके मिलती है, यहाँ पे एल्वियोली जो है वो ब्लड वेसल्स के साथ जुड़ी हुई होती है, जो ऑक्सीजन को कहाँ भेज देती है, ब्लड में भेज देती है, ब्लड में मिक्स कर देती है, ठीक है। और हमारी बॉडी की अगर हम बात करें तो मेन जो ऑक्सीजन पिगमेंट होता है, जो ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में लेके जाता है, उस पिगमेंट का क्या नाम है, उस पिगमेंट का नाम है हीमोग्लोबिन, ठीक है, जो हमारे ब्लड में प्रेजेंट होता है। आरबीसी के अंदर जो रेड ब्लड सेल्स होती है ह्यूमन ब्लड में, उसमें मौजूद होता है एक पिगमेंट हीमोग्लोबिन, ठीक है, आपने नाम सुना होगा। यही मेन जो है वो पिगमेंट है जो ऑक्सीजन को पूरी बॉडी के अंदर जो है वो ट्रेवल करवाता है ब्लड के थ्रू, ओके। और एक एल्वियोली जो होती है वो बैलून लाइक स्ट्रक्चर है। ह्यूमन लंग्स के अगर हम बात करें तो एल्वियोली जो है वो 18 मीटर स्क्वायर तक का एरिया प्रोवाइड करती है ऑक्सीजन के एब्जॉर्प्शन के लिए, ताकि ऑक्सीजन को आसानी से अवशोषित किया जा सके,
ठीक है। नेक्स्ट ये इनहेलेशन प्रोसेस है कि क्या क्या होता है इसके अंदर, डायग्राम की हेल्प से एक बार समझ लीजिए। सबसे पहले ऑक्सीजन को हम लेके गए, ब्रीथ इन किया, उसके बाद इंटर्स वाया नोज और माउथ, ट्रेवल्स डाउन टू फायनेक्स एंड लैनेक्स, ठीक है, जो संवर तंत्र होता है हमारा उसके थ्रू जो है वो अंदर जाती है, और नोज और माउथ दोनों से जो है वो हम ऑक्सीजन को यानी मान लो गैसेस को अंदर ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेटर रहता है अगर हम नाक से सांस ले तो, क्योंकि आपने देखा होगा कि हमारे नॉस्ट्रल्स जो होते हैं उनकी आउटर लेयर के अंदर हेयर्स होते हैं, बाल होते हैं। ये बाल जो है वो एक तरह से फिल्ट्रेशन का काम करते हैं। हवा में जितने भी डस्ट पार्टिकल्स है या और कोई इम्प्योरिटीज है उनको हमारे लंग्स तक नहीं पहुंचने देती नाक जो होती है वो हमारी, और उनको बाहर ही रोक लेती है। इसके अलावा जो नॉस्ट्रल्स की इनर लीनिंग होती है यानी अंदर की जो परत होती है वो टेम्परेचर भी मेंटेन करती है। यानी सर्दियों में आपने देखा होगा कि हवा जो है वो बहुत ठंडी होती है, तो इतनी ठंडी हवा अगर हमारे लंग्स में डायरेक्ट जाए तो उससे हमारे लंग्स डैमेज हो सकते हैं। इसलिए जो नॉस्ट्रल्स होते हैं उनमें एक ये क्षमता होती है कि वो इसके टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है, यानी वो उसके टेम्परेचर को जो है वो एवरेज बना के और फिर ऑक्सीजन या कोई जो गैस है उसको अंदर जाने देंगे, ठीक है। इसलिए हमें जो सांस लेना चाहिए वो हमेशा नाक से सांस लेना चाहिए, ठीक है। इसके ये जो है वो हमारी बॉडी के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, हमारे लंग्स के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। नोज में जो है वो प्राइमरी फिल्ट्रेशन होता है, उसके बाद जो है वो ट्रैकिया में चली जाती है जो विंड पाइप होती है। उसके बाद यहाँ पे जो है वो इसका फिर से फिल्ट्रेशन होता है एयर का। फिर जो है वो लेफ्ट और राइट ब्रॉन्ची होती है जो लेफ्ट लंग और राइट लंग इनमें चली जाती है। उसके बाद ब्रॉन्चियल्स में, उसके बाद ये एल्वियोली में एंटर करती है। उसके बाद एब्जॉर्प्शन होता है ऑक्सीजन का, और फिर जो है ये ब्लड में डिफ्यूज कर दी जाती है बाय एल्वियोली, ठीक है। एल्वियोली के द्वारा जो है वो ये ब्लड में डिफ्यूजन हो जाता है इसका, यानी ब्लड के साथ मिक्स कर दी जाती है ऑक्सीजन को। ये इनहेल और एक्सेल की प्रोसेस है जिनमें डिफरेंस दिया गया है। डायफ्राम जो होता है वो कंट्रैक्ट होता है एंड मूव्स डाउन, ठीक है, वो नीचे की तरफ जो है वो चला जाएगा जब हम सांस को इनहेल करेंगे, ठीक है। जब हम सांस को अंदर लेके जाते हैं तो डायफ्राम जो होता है वो क्या होता है, सिकुड़ जाता है, ठीक है। रिब केज एलिवेट हो जाते हैं, यानी जो हमारी रिब केज होती है अस्थिपिंजर वो फूल जाएगा। लंग्स एक्सपेंड फॉलोइंग द डायफ्राम एंड रिब केज। द प्रेशर इनसाइड द लंग्स इज नाउ लोअर देन द प्रेशर आउटसाइड। इससे क्या होगा, हमारे लंग्स के अंदर का जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा आउटसाइड प्रेशर से, और एयर गेट्स पुल्ड इनटू द लंग्स, और हवा जो है वो फेफड़ों में जो है वो भर जाएगी। डायफ्राम पुशेस डाउन द एब्डोमिनल कंटेंट, एब्डोमेन एक्सपेंड्स, ठीक है। और डायफ्राम जब हम एक्सेल करते हैं तब क्या होता है, वो रिलैक्स होता है और अपनी शेप में आ जाता है वापस से, ठीक है। जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं डायफ्राम जो होता है वो वापस उसी शेप में आ जाता है नॉर्मल। रिब केज जो है वो ओरिजिनल पोजीशन में आ जाते हैं। लंग्स जो है वो श्रिंक हो जाते हैं, और जो प्रेशर होता है इनसाइड द लंग्स इज नाउ हायर देन द प्रेशर आउटसाइड। अब अंदर का प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। एयर इज फोर्स्ड आउट ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। डायफ्राम राइजेज रिलीजिंग प्रेशर ऑन एब्डोमिनल कंटेंट। एब्डोमेन रिटर्न्स टू द ओरिजिनल पोजीशन, ठीक है। ये इनहेल और एक्सेल की प्रोसेस होती है। इनहेल मीन सांस को अंदर लेके जाना, एक्सेल मीन बाहर निकालना। इसके इनहेल और एक्सेल के ड्यूरिंग क्या क्या चेंजेस होते हैं वो इसमें बताए गए हैं। When the body size of animal is large, the diffusion pressure alone cannot take care of oxygen delivery to the all parts of the body. जो बॉडी साइज अगर एनिमल्स का बहुत ज़्यादा बड़ा हो तो जो डिफ्यूजन प्रेशर होता है वो काफ़ी नहीं होता कि ऑक्सीजन को पूरी बॉडी के सभी पार्ट्स तक जो है वो डिलीवरी कर सके, उसको पहुंचा सके। इंस्टेड रेस्पिरेटरी पिगमेंट टेक अप ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर इन द lungs and carry it to tissues which
आर डिफिशिएंट इन ऑक्सीजन बिफोर। तो यहाँ एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट की ज़रूरत होती है जो सभी पार्ट्स तक, सभी इंटरनल पार्ट्स तक जो है वो ऑक्सीजन को पहुँचा सके जहाँ जहाँ ऑक्सीजन की कमी है। इन ह्यूमन बींग्स द रेस्पिरेटरी पिगमेंट इज हीमोग्लोबिन। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि ह्यूमन बॉडी में रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है, विच हैज़ वेरी हाई एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन को डिजोल्व कर सकता है अपने अंदर बहुत अच्छी तरह से। दिस पिगमेंट इज प्रेजेंट इन द रेड ब्लड कॉर्पसल्स, रेड ब्लड सेल्स होती है उनमें प्रेजेंट होता है ये। कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर सोल्यूबल इन वाटर देन ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो पानी में ज़्यादा घुल सकती है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन एंड हैंस इज मोस्टली ट्रांसपोर्टेड इन द डिजोल्व फॉर्म इन आवर ब्लड। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो डिजोल्व फॉर्म में ट्रांसपोर्ट करती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाउ स्मोकिंग इज इंजीरियस टू द हेल्थ। स्मोकिंग जो होती है उससे हमारे लंग्स पे क्या असर होता है, क्या अफेक्ट करती है, किस तरह से अफेक्ट करती है स्मोकिंग, यानी धूम्रपान होता है वो, बीड़ी सिगरेट हुक्का जो भी होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। ड्यूरिंग स्मोकिंग द सिगरेट फ्यूम्स मेक्स द वॉल्स ऑफ एल्वियोली वेरी थिन। आपने पूरा स्ट्रक्चर जो है वो पढ़ लिया है कि लंग्स कैसे काम करते हैं, लंग्स के हर एक पार्ट को पढ़ लिया है कि किस तरह से वो पार्ट जो है वो काम करता है। एल्वियोली के बारे में भी आपने पढ़ा था कि कितना इम्पोर्टेंट ऑर्गन है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम का। अगर आप सिगरेट पीते हैं बहुत ज़्यादा, सिगरेट बीड़ी या हुक्का जो भी है वो पीते हैं और उससे जो है वो आपकी एल्वियोली जो है वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगी, पतली हो जाएगी, यानी वो आसानी से डैमेज हो सकती है। दिस रिड्यूसेस द सरफेस एरिया फॉर गैसेज एक्सचेंज इन लंग्स। ये सरफेस एरिया को कम कर देगी काफ़ी हद तक, जिसकी वजह से क्या होगा, जो गैसेज एक्सचेंज करने की क्षमता है एल्वियोली की वो कम हो जाएगी, बहुत ज़्यादा कम हो जाती है वो। इससे हार्ट जो है उस पर एक्स्ट्रा दबाव पड़ता है, एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ता है उसके ऊपर। हार्ट को जो है वो बहुत ज़्यादा ब्लड सप्लाई करना पड़ता है, हार्ट रेट बढ़ जाती है। नॉर्मली हार्ट रेट जो होती है वो 72 से 80 होती है एक अडल्ट पर्सन में, वो 100 से भी अबोव चली जाती है। हार्ट जो ब्लड प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाता है। दिस ओवरबर्डनिंग ऑफ द हार्ट में कॉज हार्ट फेलर, जिसकी वजह से आपका हार्ट जो है वो फेल भी हो सकता है। ठीक है, जो हार्ट अटैक या हार्ट फेलियर के जो केसेस होते हैं मोस्टली जो चांसेस होते हैं वो उनमें होते हैं जो बहुत ज़्यादा धुएं के संपर्क में रहते हैं। ज़रूरी नहीं होता कि सिर्फ बीड़ी सिगरेट पीने वाले में ही हो ये, बीड़ी सिगरेट पीने वाले के चांसेस ज़्यादा होते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी में काम करते हैं या जिनके अस्थमा वगैरह की दिक्कत होती है सांस लेने की, या जिनके लंग्स में जो है वो कोई क्रॉनिक डिजीज है, ठीक है, कोई बीमारी है पुरानी, या फिर जो फैक्ट्रीज वगैरह में काम करते हैं जो ऑलमोस्ट द टाइम जो होता है दिन का वो धुएं के संपर्क में रहते हैं, उनमें भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो फ्रेंड्स ये हमारा टॉपिक था आज का, रेस्पिरेटरी सिस्टम। अगर ये टॉपिक आपको पसंद आया हो, आपने अच्छे से समझा है इसको, और अगर आपको समझ आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए।